हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू द यूट्यूब सेशन ऑफ ज्ञानश्री क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम सब कुछ जानने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसको हम कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्या है ये? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1961 में। अब ये पर्सन कौन है जो यहाँ पर दिख रहे हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर दिनेश प्रसाद शकलानी। ये डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के। कब से हैं? 2022 से। 2022 से लेकर अभी तक ये इसके डायरेक्टर बने हुए हैं। अब ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी जो है ना, ये एक लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी है। ओके, और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू इसको लाया गया है। इसका हेडक्वार्टर श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली में है। और ये जो है ना इस्टेब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1961 को। ओके, आपको मालूम है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ओके, अब जो है एनसीईआरटी जो है ना, इसके अलग अलग मेंबर होते हैं कमेटी में। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स हैं और बड़े बड़े जैसे लोग, सिंगर हैं, जो कि इस करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए, टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करने के लिए, लर्निंग मटेरियल को रेडी करने के लिए जो है वो काम करते हैं। तो जैसे सुधा मूर्ति जो फाउंडेशन चेयर में आती है, इन्फोसिस के ये फाउंडेशनल चेयर पर्सन है सुधा मूर्ति। और सिंगर शंकर महादेवन, मंजुल भार्गव जैसे लोग जो हैं इसमें करिकुलम को डेवलप करने के लिए साथ में आके और काम करते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हम समझेंगे सब कुछ एनसीईआरटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और देखिए, अगर आप टारगेट कर रहे हैं ये आने वाला जो एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला है, री एग्ज़ाम, तो आप ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ज्ञानश्री ऐप पे आपको मॉक टेस्ट लगातार मिलने वाले हैं, और जितने आप मॉक लगाओगे उतना बेहतर आपका स्कोर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का लोगो आप देख सकते हो, और एनसीईआरटी के बारे में सब कुछ जानेंगे इस एक लेक्चर के थ्रू। तो देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी, ये जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस मतलब क्या है कि ये खुद से ही, है ना, स्वतंत्र है अपनी जो भी डिसीजंस हैं वो लेने के लिए। तो ये एक स्वायत्त संगठन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर में 1961 में ऑफकोर्स बताया मैंने, 1 सितंबर को इसको लाया गया था। और ये काम क्या करता है? ये असिस्ट करता है और एडवाइस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो भी एकेडमिक मैटर्स हैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें बुक्स जो है ये रेडी करता है, करिकुलम को डेवलप करता है। तो ये सारे काम जो है एनसीईआरटी के हैं। अब देखिए, एनसीईआरटी जो है ना वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार कौन कौन सी चीज़ों के लिए है? तो देखिए, जहाँ पर आप बात करते हैं डेवलपमेंट, डिसेमिनेशन और इवेल्युएशन की, जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स आपके इंडिया में चलते हैं, यानी शैक्षिक कार्यक्रम जो चलते हैं, और साथ ही साथ जो भी शैक्षणिक सामग्रियाँ हैं उसको आगे बढ़ाना, विकास करना, उसका प्रसार करना, उसको इवेल्युएट करना या असेस करना या फिर मूल्यांकन करना, उसके लिए जिम्मेदार है एनसीईआरटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें हमारे जो एजुकेशनल लैंडस्केप है, पूरा शैक्षिक परिदृश्य है हमारे भारत का, उसमें आपने भी देखा ही होगा, और मैक्सिमम लोग एनसीईआरटी को उनके बुक्स के जरिए जानते हैं कि एनसीईआरटी के बुक्स, क्योंकि ये बहुत ही कम कॉस्ट में आता है और एक नेशनल लेवल का स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम जो है ये हमारे सामने ले आता है। और लगभग सभी स्कूल एनसीईआरटी के ही जो है बुक्स लगाते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के। तो ये एनसीईआरटी का ओवरव्यू था। अब हम समझते हैं इसके हिस्ट्री को, इसके इस्टेब्लिशमेंट को, यानी इसका इतिहास क्या रहा। तो देखिए, इसको 1961 में 1 सितंबर को स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इसका यही उद्देश्य था कि जो शिक्षा है उसके एक सामान्य प्रणाली को डिज़ाइन किया जाए और ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू जो ओवरऑल एजुकेशन है वो बेटर बने, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्डाइज करिकुलम हो। स्टैंडर्डाइज क्यों हो? देखिए, पहले क्या होता था, सारे स्टेट्स अलग अलग जो है चीज़ें पढ़ाते थे, तो आपस में समन्वय नहीं बैठ पाता था। एक जगह के लोगों को दूसरी जगह काम करने में दिक्कत होती थी, और स्कूल एजुकेशन ही अगर डिफरेंट हो जाएगा तो फिर आगे चल के बहुत डिफरेंस आने लगता था। उसी चीज़ को एक तौर पे, एक लेवल पे लाने के लिए ये एनसीईआरटी को स्टैब्लिश किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, क्योंकि ये जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये अपने डिसीजंस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र रहता है और इस पर बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो नहीं रहता है। तो ऑटोनॉमी जो है इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, जिसके लिए ये बहुत सक्सेसफुल आज हम देखते हैं इसको। अब कौन कौन से उद्देश्य हैं एनसीईआरटी के, ये देख लेते हैं। तो बात करें अगर इसके उद्देश्य की, तो देखिए, नाम नहीं पता चल रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो 3 चीज़ याद रखिए। एजुकेशनल मतलब आपका शैक्षणिक जितने भी कार्य हैं उसमें, रिसर्च मतलब अनुसंधान से रिलेटेड जितनी चीज़ें हो रही हैं उसमें, और ट्रेनिंग से रिलेटेड, है ना, जो भी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार एनसीईआरटी है। तो देखिए, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए ये एजुकेशनल रिसर्च को कंडक्ट करता है और इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स को प्रमोट करता है, ताकि जो टीचिंग का और लर्निंग का जो ओवरऑल ये हमारा बना हुआ है पर्सपेक्टिव वो चेंज हो, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से मैच करें, साथ ही साथ नए नए रिसर्च के जरिए हम क्या करें, अपडेट करें
अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को, तो अपडेटेड हो, मॉडर्न करिकुलम हो, मॉडर्न सिलेबस में जो भी चीज़ें हों चेंज होती रहें समय के साथ, तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और नई नई जो नवाचार है वो भी आता रहे। करिकुलम डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। देखिए, जो भी आपका ये पाठ्यक्रम है उसको ये विकास करता है, उसका विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल एनसीईआरटी का है। तो ये डेवलप करता है, पब्लिश करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं, देखते हो आपकी कई बार जो है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कुछ जो है वो ओमिट हो जाता है, कुछ बाहर किया जाता है, कुछ उसमें इंक्लूड किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले जो है ना बहुत सारी चीज़ें हटाई गई जो मुगल के टाइम की थी, तो उसमें कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी, तो उन चीज़ों को हटाकर जो रियल हिस्ट्री हमारा है उसको वहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा था। तो देखिए, टेक्स्ट बुक्स जो है ना वो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको जो छापना, और टेक्स्ट बुक के जरिए ही जो है हमारा एजुकेशन आज भी आगे बढ़ता है। देखिए, जहाँ पर आईसीटी की हम बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है, लेकिन आज भी इंडिया बहुत ही रूरल एक परिवेश में ही रहने वाली कंट्री है ना, बहुत ज़्यादा रूरल लोग हैं। तो टेक्स्ट बुक जो है इसमें ना इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, ना इसकी पहुंच भी बहुत अच्छे से हो जाती है, दुकानों पे अवेलेबल हो जाता है, कम पैसे में अवेलेबल होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करिकुलम डेवलपमेंट में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, और साथ ही साथ दूसरे मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती है। जो भी टीचिंग लर्निंग में यूज़ होने वाले इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं उनको क्या क्या होने चाहिए, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है लैब्स के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए मेनली काम करती है, और 3 to 12 के लिए मेनली ये काम करता है, क्लास 3rd से लेकर 12th तक की बुक्स रेडी करने के लिए। टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो देखिए, ये प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग दोनों ही कराता है टीचर्स को और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को। तो प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या होता है, देखिए जब भी आप जैसे डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, सर्विस से पहले होने वाली ट्रेनिंग। तो उसमें जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है, जो आप जाते हो इंटर्नशिप करते हो, वो सब क्या है, वो प्री सर्विस ट्रेनिंग है। वही इन सर्विस ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इन सर्विस ट्रेनिंग में आप सर्विस में हो एज अ टीचर, उसमें भी बीच बीच में आपको ट्रेनिंग सेशंस लगाए जाते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उनके जरिए आपकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसको बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। ये काम भी एनसीईआरटी करता है। फिर एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग सर्विसेज देता है, या टीचर्स को भी दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करता है, स्कूल लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया जाता है। तो ये एजुकेशनल गाइडेंस भी एनसीईआरटी का काम है। फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, असेसमेंट करना, तो ये जो है डेवलप करता है कि कैसे बच्चों को इवेलुएट किया जाए, लर्निंग आउटकम जो भी है उसको कैसे मापा जाए, मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसके बारे में भी एनसीईआरटी का ही ये पूरा काम है। एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे हो, कैसे आप हॉलिस्टिक लर्निंग को प्रमोट करो, और कैसे आप जो है वो जब टेस्टिंग करो तो ऐसे करो कि जो बच्चा है ना उसके सारे जितने भी लर्निंग है उसको टेस्ट कर सको। ऐसा ना हो कि बहुत ही आपने वेग तरीके का टेस्टिंग कर लिया या फिर बहुत ही कम चीज़ों को टेस्ट किया और आप जो है उसको प्रमोट कर दिए। तो इसलिए हॉलिस्टिक लर्निंग को प्रमोट करने के लिए जो है ऐसे एग्जामिनेशन असेसमेंट को रेडी करना एनसीईआरटी का काम है। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, तो ये क्या करता है, अलग अलग जो है अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कोलैबोरेट करके और एजुकेशनल डेवलपमेंट करता है। नई नई चीज़ें जो है वो इंडिया में लाने का काम भी एनसीईआरटी का है। जो भी अपडेट होता है, जो मॉडर्न अपडेट्स हैं जो ग्लोबल लेवल पर हो रहे हैं, वो यहाँ पर करता है। ये है एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स, इनके उद्देश्य, जो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करें इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन किस पोस्ट पे रहता है और कैसे ये ओवरऑल चलता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर, वो हेड होते हैं एनसीईआरटी के। दिनेश प्रसाद शुक्लानी जी जो हैं, डॉक्टर दिनेश प्रसाद शुक्लानी, जिनका फोटो हमने उधर देखा, वो अभी करंट डायरेक्टर हैं 2022 से लेकर और अभी तक। ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, फंक्शनिंग देखते हैं एनसीईआरटी का, और वो हेड करते हैं। फिर गवर्निंग बॉडी, देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, फिर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकते हैं, दूसरे एजुकेशनल बॉडीज हो सकते हैं जो मिल के गवर्न करती हैं, जो कि देखती हैं सारे कार्यों को। एक इंसान तो सारी चीज़ें नहीं देख सकता है, तो ये गवर्निंग बॉडी भी वहाँ इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स और डिवीज़न भी हैं। तो देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, जैसे एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए एक डिपार्टमेंट है, DESM, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एक है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और डिवीजन्स बांट दिया गया है ताकि जो वर्कलोड है वो कम हो जाए, और जो एक जगह पे जो कंसंट्रेटेड वर्कलोड है वो डिवाइडेड हो जाए, और उससे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी बेहतर होगा। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी का। अब इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं और एक्टिविटीज़, यानी कार्य कैसे करता है ये और क्या गतिविधियां हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक का विकास करना। ओके, तो ये करिकुलम डेवलपमेंट करता है, और जो भी बुक्स हैं उनको ये डेवलप करने का काम करता है। तो स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम डिज़ाइन करना, जो भी करिकुलम आप देखते हो ना स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है वो, और फिर जो बुक्स हैं उनको रेडी करना, ये एनसीईआरटी का मेनली काम है। तो देखिए, बुक्स में जो भी आप एनसीईआरटी के बुक्स देखते हैं तो क्या वहाँ पे होगा, कौन सा चैप्टर इंक्लूड किया जाएगा, कौन सा चैप्टर हटाया जाएगा, ये सारा काम एनसीईआरटी का है। फिर आगे अगर हम देखें तो शैक्षिक अनुसंधान, यानी कि जो एजुकेशनल रिसर्च है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कंडक्ट करता है अलग अलग स्टडीज़ और सर्वेज, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, यानी अलग अलग पहलुओं पर, और ये क्या करता है, सर्वेक्षण आयोजित करता है ताकि जो एजुकेशनल रिसर्च है उसको
काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिले, और उससे क्या होगा, ओवरऑल जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बेहतर बनेगा। फिर देखिए, शिक्षा मतलब टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन क्या होता है, जैसे आप बीएड कर रहे हो या फिर डीएलएड कर रहे हो, बीटीसी जो होता है, तो वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वर्कशॉप भी चलाया जाता है इन सर्विस टीचर्स के लिए भी और प्री सर्विस के लिए भी, जो टीचर्स हैं और जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो प्रबंधन का भी काम करते हैं शिक्षा में, और जो शिक्षक हैं उनके लिए भी। फिर बात करें अगले अपने, तो देखिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाएं यानी नेशनल एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराने का काम भी एनसीईआरटी का है। तो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्कूल परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश भी विकसित करता है ये, यानी ये जो है ना गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे नेशनल और स्टेट लेवल के स्कूल एग्जामिनेशन को कराया जाए, क्या क्या जो है वहाँ पर टेस्टिंग कैसे होगा, कैसे असेसमेंट इवैल्यूएशन होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एनसीईआरटी डेवलप करता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई एजुकेशनल पब्लिकेशन, जिसके लिए आप एनसीईआरटी को जानते भी हो, तो जो शैक्षिक प्रकाशन है उसके लिए भी बहुत बड़ा इसका रोल प्ले करता है। पब्लिश करता है रिसर्च जर्नल्स को, न्यूज़ लेटर्स को, मैगजीन्स को और बुक्स को, यानी शोध पत्रिकाएं हो गई, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, इनका प्रकाशन करना, बुक्स जो है वो छापता है एनसीईआरटी, और कम से कम प्राइस में, ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो पाए। ठीक है। फिर शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो ये प्रमोट करता है कि भाई टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है शिक्षा में वो बढ़े। और देखिए CIEET है ना, CIET मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से शिक्षा में ये प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। तो इन्हीं का CIET का यूज़ करता है ताकि जो टेक्नोलॉजी है वो प्रमोट हो सके एजुकेशन में। अब हम देखते हैं इसके मेजर पब्लिकेशंस को कि कौन कौन सी चीज़ें ये पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है IAS और PCS की जो तैयारी करते हैं लोग, वो भी इस चीज़ को पढ़ते हैं, है ना। एनसीईआरटी के बुक्स, देखिए एनसीईआरटी के बुक्स जो है ना वो पूरा आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं, एक बेस प्रोवाइड कर देते हैं, उसके ऊपर आप अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होते हैं, हर जगह सेम होते हैं, पूरे इंडिया में आप चले जाओ तो सेम ही टेक्स्ट बुक मिलेगा। प्राइमरी के लिए होता है, सेकेंडरी के लिए होता है और हायर, तीनों ही लेवल पे होता है, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स लाते हैं। और ये स्टैंडर्ड होने की वजह से क्या होता है ना कि जो असेसमेंट होता है उसमें आसानी हो जाती है। कहीं के बच्चे हैं तो उनको एक लेवल पे, एक स्केल पे मापा जा सकता है। फिर जर्नल्स ये पब्लिश कराते हैं, तो देखिए इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड स्कूल साइंस, ये सारे जो है ना पब्लिकेशंस एनसीईआरटी के थ्रू ही होते हैं। फिर मैनुअल एंड गाइड्स, तो ये टीचर के भी गाइड बताते हैं भाई टीचर को क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपने लेसन को और प्रभावी बना सकता है और इफेक्टिव बना सकता है। लैबोरेटरी मैनुअल्स रेडी करते हैं, कैसे आप लैब मैनुअल में क्या क्या होना चाहिए, कैसे आप लिखेंगे लैब मैनुअल को, कैसे लैब में जाके और ये सारी चीज़ें जो है करनी है, उस सारे चीज़ें, सारा गाइडलाइंस वो प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी। एक्टिविटी बुक्स भी लाते हैं जिसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ करा सकते हैं आप किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो वो भी वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। ये सारा रेडी करना काम होता है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स यानी पहल और कार्यक्रम कौन कौन से लिए गए एनसीईआरटी द्वारा। तो सबसे पहले तो देखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, जिसे हम NCF या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तो आपने NCF 2005 का नाम बहुत सुना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये समझते हैं, देखिए स्कूली शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करने के लिए ये विकसित किया गया है NCF, यानी यहाँ पे आप डेवलप करते हो ताकि आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो स्कूल एजुकेशन का है उसको आउटलाइन कर सको, बता सको कि स्कूल एजुकेशन का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, उसको बिल्कुल ही क्लियर किया जाए। NCF 2005 जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था जिसका फोकस था एजुकेशन को स्टूडेंट सेंट्रिक बनाना। पहले क्या था, एजुकेशन टीचर सेंटर्ड था, तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, विद्यार्थी केंद्रित जो शिक्षा है वहाँ पर शिफ्ट करना NCF 2005 का काम था। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में जहाँ बात होता था वो भी NCF में ही स्टार्ट हुआ, NCF 2005। तो NCF 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये NCERT द्वारा ही एक इनिशिएटिव लिया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो देखिए स्कूली पाठ्यक्रम में इन्वायरमेंटल एजुकेशन को एकीकृत करने के लिए कार्यक्रम NCERT ने ही चलाया ताकि जो बच्चे हैं उनको बहुत कम एज से इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक बनाया जाए, अवेयर बनाया जाए। तो ऐसे प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर दिया गया करिकुलम में ही ताकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है उसको अलग से पढ़ाने की जरूरत ना हो। और देखिए ज़्यादातर कोशिश किया गया कि प्राइमरी लेवल पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जरिए ही जो है अलग अलग साइंस और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँ। तो EVS इसीलिए प्राइमरी वाले में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जो हमने बात किया, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल भी NCERT ने लिया। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ स्पेशल नीड्स हैं, तो ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जो कि प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड्स हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि स्पेशल नीड, जैसे CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो ये CWSN वाला जो इनिशिएटिव लिया गया था वो NCERT द्वारा ही लिया गया था।
अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एजुकेशन की, यानी भाषा शिक्षा। तो देखिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, यानी मल्टीलिंग्विज्म जो है ना उसको प्रमोट करने का भी काम एनसीईआरटी ने ही किया। और भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, मतलब इंडियन लैंग्वेज जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं हमारे, हम इसको कहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेज, तो जो हमारे भारत में प्रचलित भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देने का काम एनसीईआरटी ने किया। एनसीईआरटी अपने बुक्स हिंदी में भी छापता है, इंग्लिश में भी छापता है और भी लैंग्वेजेज में छापता है बुक। ओके। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि इन्होंने जो अभी डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं, इन्होंने ही बोला था कि जो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने की जो होड़ है आज के पेरेंट्स में, वो बिल्कुल ही ख़राब कर रहा है जो बच्चों का दिमागी विकास है उसको। क्योंकि देखिए मल्टीलिंग्विलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा बच्चे भाषा समझेंगे तो उनके लिए और बेहतर होगा, उनके दिमाग के लिए और बेहतर होगा। तो एक भाषा पे नहीं रुकना है। आप सही है इंग्लिश पढ़ाइए, लेकिन साथ ही साथ हिंदी और एक और एडिशनल लैंग्वेज जो है ज़रूर पढ़ाया करिए। हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस जो एनसीईआरटी के अंदर आते हैं, है ना, ऐसे संस्थान जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE, यानी रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। तो देखिए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे अजमेर में एक है आपका RIE, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, मैसूरू में है, शिलोंग में है, और ये अलग अलग रीजन्स हैं। ठीक है। अब भुवनेश्वर जो है आपका ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया हो गया, है ना, फिर आपका शिलोंग वाला ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया। तो ऐसे ये साउथ मैसूरू जो है वो साउथ में हो गया, ये अजमेर जो है वो वेस्ट में हो गया, भोपाल सेंट्रल में हो गया। तो इससे क्या हो जाता है कि आप अलग अलग रीजन्स को रीजनल इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देते हो, ताकि ये सारी चीज़ें मैनेज करना, वहाँ के नीड्स को समझना इंपॉर्टेंट रहता है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन भी आता है एनसीईआरटी के अंदर। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET, जो अभी हमने बात किया था कुछ देर पहले, तो इसको भी जो विकास किया गया, इसको भी डेवलप किया गया। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिसोर्सेज को स्कूल्स तक पहुंचाना और उनके लिए ना ये ईज़ बनाना, ताकि वो आसानी से इन सारी ही टेक्नोलॉजीज को अपना सके अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, यानी PSSCIVE, इसका फोकस होता है वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग में, और ये भी आता है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है। तो केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पे रखा गया इसका न्यू, ये जो है वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्रमोट करता है, आता है एनसीईआरटी के अंदर। अब हम देख लेते हैं कोलाबोरेशंस और पार्टनरशिप। तो देखिए बहुत सारे ऐसे जो है कोलाबोरेशंस और पार्टनरशिप एनसीईआरटी ने किया, ताकि जो करिकुलम है उसको बेहतर बनाया जाए, और जो एजुकेशन का पूरा यहाँ पर हमारे यहाँ माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसको बेहतर बनाया जाए। तो सबसे पहले नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने कोलाबरेट किया, जैसे यूनेस्को से, यूनिसेफ से, वर्ल्ड बैंक से और दूसरे एजुकेशनल बॉडीज से इन्होंने कोलाबरेट करके, और जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसको बेहतर बनाना, इसके साथ साथ कैसे जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनका केयर किया जाए, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए एनसीईआरटी ने इनसे ये सभी जो है ना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ये दुनिया के हित में काम करते हैं, और उनसे मिलके इन्होंने ये काम किया। फिर अगला है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि जितने भी आपके राज्य हैं, तो उन राज्यों से मिलकर भी वहाँ की शैक्षिक नीतियाँ, वहाँ के कार्यक्रम जो है वो कैसे उनको लागू करना है, राज्य शिक्षा विभाग के साथ मिलकर एनसीईआरटी ने इससे काम किया। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी नेशनल लेवल पर काम करता है, लेकिन हर स्टेट, अगर कोई स्टेट चाहता है कि एनसीईआरटी उसकी हेल्प करे, तो एनसीईआरटी हमेशा जो है वो आगे आके और करिकुलम डेवलपमेंट में, उनके जो भी एजुकेशनल ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग है, उन सभी चीज़ों में, रिसर्च है, उसमें हेल्प जरूर करता है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से चैलेंजेज और कौन कौन से क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिले एनसीईआरटी को। सबसे पहले तो देखिए बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए जो नीति है, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज था। यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है वो नीतियाँ चलती थी, पॉलिसी चलती थी, तो इनको यूनिफॉर्म बनाने में बहुत मशक्कत करना पड़ा, और आज भी जो है ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। कहीं लोग जो है हिंदी को हेट करते हैं, कहीं सिर्फ चाहते हैं लोग हिंदी पढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक बहुत बड़ा हर्डल, एक बहुत बड़ा यहाँ पर बैरियर साबित हुई इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और ये चैलेंज के तौर पर आई एनसीईआरटी के लिए, और एनसीईआरटी जो है इस चैलेंज को भी पार किया। तो डाइवर्स एजुकेशनल सिस्टम बनाने के लिए जो भी यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है आपके पूरे के पूरे करिकुलम में, वो एनसीईआरटी जो है बहुत ही चैलेंज के साथ पूरा कर पा रहा है। फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स भी हैं। तो देखिए इतना बड़ा कंट्री है, और व्यापक अनुसंधान और विकास गतिविधियों के संचालन के लिए बहुत ही सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब देखिए एनसीईआरटी के पास 500 करोड़ के आसपास का बजट रहता है ना। ये 500 करोड़ के आसपास का पूरा इनका मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक का जितना भी इनका वर्थ है, तो इसमें ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाना और सभी चीज़ों को देख पाना थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। ये आज जो कंट्री की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स जो है वो भी एक चैलेंज है। फिर करिकुलम को अपडेट करना इनके लिए क्रिटिसिज्म भी साबित हुआ और चैलेंज भी। यानी कि एक तो लोगों ने बहुत जो है बैकलैश भी हुआ कि आपने जो है पुरानी चीज़ों को हटा दिया, बहुत सारी चीज़ें जो हटाई गई एनसीईआरटी से।
दूसरी चीज़ कि नए नए चीज़ों को ऐड करना, उसको जो है अलग से खोजना, उसके ऊपर रिसर्च करने में भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। तो देखिए, करिकुलम और टेक्स्ट बुक को अपडेटेड रखना लेटेस्ट एजुकेशनल ट्रेंड्स और नॉलेज के लिए, ये भी एक क्रिटिसिज्म और चैलेंज दोनों के तौर पे आता है एनसीईआरटी के लिए। और फिर भी उसको भी सामना करके और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आज अगर आप देख पा रहे हैं जो भी एनसीईआरटी में कंटेंट दिया हुआ है, तो वो बिल्कुल ही आज के नीड के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन करना, बहुत ज़्यादा सिलेबस को बढ़ा देना भी जो है बच्चों के ऊपर प्रेशर लाता है। उस प्रेशर को कम करने के लिए जो है ना, बुक्स काफ़ी ज़्यादा कम किए गए हैं, चैप्टर्स काफ़ी हटाए गए हैं। मैथ्स में भी मैंने देखा, क्लास 10th के मैथ को मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें भी मैंने देखा कि वहाँ से भी बहुत सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो वो करिकुलम को अपडेट करना भी एक चैलेंज और क्रिटिसिज्म दोनों साबित होता है। अब फ्यूचर में क्या, भविष्य में क्या क्या देखते हो आप, अगर एनसीईआरटी के फ्यूचर के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स डिजिटली जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे आने वाला जो भी समय है वो डिजिटल दौर ही होने वाला है। तो डिजिटल एजुकेशन में एक्सपेंशन करना एनसीईआरटी का मेन काम है। एनसीईआरटी ने बहुत सारे ऐप्स भी डेवलप कर लिए हैं, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी के बुक्स जो है वो अवेलेबल होते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए, जो बुक्स आपको मिलते भी हैं ना, उसको भी बस प्रिंटिंग पैसा ही वो लोग लेते हैं, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन प्रोवाइड करा पाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो डायरेक्शन लिया एनसीईआरटी ने। और उन्होंने भी इंटीग्रेट किया टेक्नोलॉजी को शिक्षा में। फिर अगला है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे जो अलग अलग जो है बच्चे हैं, उनके अलग गुण हैं, है ना, अलग उनके जो है वो नीड्स भी हो सकते हैं। उनकी क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस करना उनका भी राइट है। तो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी शिक्षा के कार्यक्रमों को मजबूत करना भी एनसीईआरटी का काम है। एनसीईआरटी इसको कर भी रहा है। करिकुलम में भी ऐसी चीज़ें ला रहा है जिससे बच्चे सेंसिटिव बने, जो भी लोग दिव्यांग जन हैं उनका मजाक कोई ना उड़ाए, तो उसके लिए भी चैप्टर्स भी शामिल किए जा रहे हैं, और इसको थोड़ा सा जो है ना नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। फिर रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान और नवाचार। तो देखिए, जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्हेंस करना, और जो भी कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना। इंडिया में रिसर्च की स्थिति बहुत ख़राब है, और इसके ऊपर जो है एनसीईआरटी को काम करना चाहिए फ्यूचर में। देखिए, समसामयिक शैक्षिक चुनौतियाँ, उनसे निपटने के लिए अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना एनसीईआरटी का काम है। और फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फुलफ़िल करके, और इंडिया के जो रिसर्च का पूरा यहाँ पर इन्वायरमेंट है उसको बेहतर बना सकता है एनसीईआरटी। फिर टीचर ट्रेनिंग में भी देखिए, आजकल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप जानते हो, टीचर अगर आप बनना चाहते हो तो ऑफकोर्स वहाँ पर तो जो भी लोग जाएंगे वो बिल्कुल क्रीमी लोग जाएंगे, ऊपर के ही जो लोग हैं वही जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। लेकिन एक पढ़ने में अच्छा होना और एक बेहतर टीचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दोनों में डिफरेंस समझा जाए। मुझे सब कुछ आते हुए भी अगर मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, तो वो डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए वो टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। तो लगातार उनमें इंप्रूवमेंट हो सके, तो इसलिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को चलाया जाए, ताकि जो क्वालिटी टीचिंग है, जो आपके जो शिक्षण की गुणवत्ता है, उसको बेहतर बनाया जाए। और उसको बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रोग्राम्स चलाना इंपॉर्टेंट है, और वो एनसीईआरटी आगे कर सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें, देखिए एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको मालूम है। एजुकेशनल फ्रेमवर्क जो इंडिया में सेट होता है उसके लिए भी, क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना सभी बच्चों तक, और एक समावेशी और एक नवाचारी जो माहौल होता है अधिगम का, उसको मेंटेन करना एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत के जो परिपेश में अगर हम देखें, और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो। और इसीलिए इसको सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, क्योंकि देखिए, अगर आप करिकुलम डेवलप कर रहे हो तो आप शेप कर रहे हो इंडिया का फ्यूचर। आप अगर टेक्स्ट बुक को पब्लिश कर रहे हो तो भी आप शेप कर रहे हो इंडिया का फ्यूचर। टीचर ट्रेनिंग अगर बेहतर होगा तो इंडिया का फ्यूचर बेहतर होगा। एजुकेशनल रिसर्च बेटर होगा तो इंडिया का फ्यूचर बेटर होगा। तो ओवरऑल अगर आप एनसीईआरटी को देखो, तो एनसीईआरटी जो है ना, ये हम कह सकते हैं कि की टू इंडियाज़ फ्यूचर है, यानी भारत की जो आगे का भविष्य है ना, उसको दिशा देने वाला एनसीईआरटी है। इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको मालूम है कि 1961 में सितंबर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके एम था एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाना, जो स्कूली शिक्षा है वहाँ पर एक नए नए इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस लाना, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी लाना, ताकि सबको समावेशी शिक्षा के यूज़ से सबको जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, और एक सर्वांगीण विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए बच्चों का। एनसीईआरटी कोलैबोरेट करता है अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि जो इसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनको सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार एनसीईआरटी प्रयासरत रहता है, और नए नए इनोवेशंस लाता रहता है, नई नई चेंजेस भी लाता रहता है। तो ये था ओवरऑल एनसीईआरटी के बारे में सब कुछ जो आज हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी डाउट अब आपको नहीं रह गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। देखिए, आप जो है अपने तैयारी को बेहतर रखिए। अगस्त एग्ज़ाम बस आपके यहाँ मान के चलिए कि 20 दिन के लमसम में आपके पास बचा हुआ है। जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है आपको कि क्या स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं, उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से वो वीडियो को बनाया गया है। उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करिए, और फॉलो करके अपने जेआरएफ के और नेट के ड्रीम को अचीव करिए। इस वीडियो में यहीं तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।